प्रिय विद्यार्थियों, यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा करना। लेखक ने पास के ही स्टेशन तक रेल यात्रा करनी थी, फिर भी उसने सेकंड क्लास के डब्बे को ही चुना। फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने और खिड़की से बाहर के दृश्य देखने का अवसर मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डब्बे में चढ़े तो उनके सामने पहले से ही एक आदमी सफेद पोश लखनवी नवाब बैठे थे। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे। 2 ताजा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा विघ्न अनुभव किया। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह भी नहीं दिखाया और उनसे आंखें चुरा ली। तो हमारा पहला हेडिंग था लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा। सेकंड क्लास में दाम ज्यादा लगते हैं, नजदीक ही जाना था, फिर भी उसने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्योंकि नंबर 1 नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, नंबर 2 खिड़की से बाहर के दृश्य देखने के लिए। अगला है नवाब साहब का खीरे को काटना। अब लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगा, आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफर करना गवारा कैसे किया। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफर काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। जब मना कर दिया लेखक ने, तब नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा, उस पे ताजा खीरे सजाए और अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरे के सिर काटे और उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फांकों को बड़े तरीके से तौलिए पर सजाए। तो था नवाब साहब का खीरे को काटना। तो लेखक ने मना कर दिया। नवाब साहब ने उन खीरों को काट करके सजा लिया। लेखक से दोबारा पूछना। अब नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो अड़े रहे अपनी इज्जत निभाने के लिए। तो लेखक से दोबारा पूछा गया। पहली बार मना कर दिया तो अपनी इज्जत रखने के लिए दोबारा भी लेखक को मना करना पड़ा। अगला हेडिंग है नवाब साहब का खीरे सूंघ कर फेंकना। क्योंकि खीरा हल्की चीज है, अच्छी नहीं लगती सफर में। वो नवाब भी लखनऊ का नवाब, तो बेइज्जती ना हो, इससे अच्छा यही है उसने नया तरीका अपनाया। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा, एक लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गई, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद से उनकी पलकें बंद हो गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले के नीचे उतारा। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए बाहर छोड़ते गए। तो ये हेडिंग था नवाब साहब का खीरे सूंघ कर फेंकना। खुद खाया नहीं, तरीका नया चेंज किया। फांक उठाई, नाक तक ले गया, सूंघा और बाहर डाल दी। ऐसे करके सारी फांकों को बाहर फेंक दिया। तो क्या इससे पेट भर सकता है? मतलब ही नहीं। अब है नवाबी गर्व, नवाबी घमंड। अपना घमंड दिखाने के लिए सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और होठ पूछे। फिर गर्व पूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे थे ये है खानदानी रईसों का तरीका, अर्थात नवाबों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए थे। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। अब लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह पेट भर सकता है? इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार भी ली। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है। लजीज माने स्वादिष्ट, लेकिन होता है शकील, न पचने वाला, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है
तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो बेटा ये चैप्टर समझाया, इसमें दो बातें बताई हैं। एक तो जो नवाबी लोग हैं, जो रईस लोग हैं, उनका तरीका ही अलग होता है। उन्होंने देखो किस प्रकार से तरीका अपनाया। क्या ऐसे पेट भर सकता है? कभी नहीं। अब है नई कहानी, बार बार नई कहानी का जिक्र आया है। तो बेटा कहानी लिखने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है, नहीं तो कहानी लिखी ही नहीं जाएगी। क्या क्या चीज? तो भाई नई कहानी में एक तो विचार होने चाहिए, विचार होंगे तभी तो कहानी लिखी जाएगी। नहीं, किसी भी कहानी लिखने के लिए घटना होनी चाहिए और उसके पात्र होने चाहिए। तीन चीजों का कहानी में होना बहुत जरूरी है, विचार, घटना और पात्र। और नई कहानी का मतलब ये हुआ कि उसमें तीनों चीज भी नहीं होंगी, कहानी भी लिखी जानी है। तो कभी भी नई कहानी यानी इन तीनों के अतिरिक्त, इन तीनों को छोड़ के हम कहानी नहीं लिख सकते। पर लेखक कह रहा है लिख सकते हैं। जैसे बिना खाए सूंघने से क्या पेट भर सकता है? नहीं। लेकिन उसके सामने नवाब साहब ने बाहर खीरा फेंक दिया, सारे खीरे फेंक के, और सूंघ सूंघ के बाहर डाले, उसके बाद डकार लिया और पेट भी भरा। जब बिना खाए पेट भर सकता है तो लेखक सोचता है फिर बिना इन तीन चीजों के, घटना, पात्र और विचार के, कि कहानी नहीं लिखी जा सकती, अर्थात लिखी जा सकती। लेकिन बेटा ये व्यंग्य है, हकीकत में तो विचार भी, घटना भी, पात्र होने जरूरी है। ये तो व्यंग्य किया गया है किसके ऊपर? लखनवी अंदाज, लखनऊ नवाबी के ऊपर। अब हम प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? लेखक को कैसे लगा कि नवाब बातचीत करने के लिए तैयार नहीं? तीन बिंदु है छोटे छोटे। एक तो नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया, चढ़ते ही विघ्न सा लगा, विघ्न। नंबर दो, नवाब साहब ने उनकी संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, उनके साथ के लिए, उसके लिए बातचीत भी नहीं की। और तीसरा पॉइंट था, वे लगातार बाहर खिड़की की तरफ देखने लगे, जो ट्रेन है उसकी खिड़की से बाहर के दृश्य देखने लगे। इन तीन बातों को देख के लगता है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था लेखक से। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ के खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस प्रकार की घटना क्यों करके दिखाई? और ये उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? तो हमारा प्रश्न है, उन्होंने ऐसा लेखक के सामने खीरा न खाने की खीज और अपनी खानदानी अमीरी का परिचय देने के लिए किया होगा। और व्यवहार बताओ, उनका यह व्यवहार उनके अभिमान और दिखावे से युक्त सनकी व्यवहार की ओर संकेत करता है। बेटा छोटे छोटे दो उत्तर बने। भाई नवाब साहब ने ऐसा क्यों किया? अपनी अमीरी का घमंड दिखाने के लिए, अपनी अमीरी का परिचय देने के लिए। और यह उनके किस स्वभाव की ओर संकेत करता है? उनके सनकी स्वभाव, दिखावटी स्वभाव और अभिमान भरे स्वभाव की ओर संकेत करता है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तीसरा, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? आप लिखोगे बिल्कुल नहीं। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? अरे यशपाल के इस विचार से हम सहमत तो नहीं हैं, लेकिन सहमत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो व्यंग्य किया है। वो यशपाल कह रहा है कि जिस प्रकार बिना खाए पेट भर सकता है मात्र सूंघने से, तो क्या नई कहानी नहीं लिखी जा सकती, अर्थात लिखी जा सकती है। तो लेखक ने यस किया है, हाँ की है। तो बेटा ये व्यंग्य के रूप में किया, हकीकत में लेखक को भी पता है कि ऐसे कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि क्या कहानी लिखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। यशपाल के विचार से आप कहां तक सहमत है? तो यशपाल ने तो व्यंग्य किया है। अगला, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? निबंध के नाम बताओ। नंबर 1, दिखावे की जिंदगी, दिखावा किया है। नंबर 2, नवाब साहब और नई कहानी। और नंबर 3, सन की स्वभाव, सन की नवाब। पहला दिखावे की जिंदगी चैप्टर का नाम दे सकते हैं, नवाब साहब और नई कहानी, और नंबर 3 सन की नवाब। अब रचना और अभिव्यक्ति में बेटा पांचवा वाला अपने आप करना। अगला है, या फिर नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया है, बताइए कैसे? तुम लोग खीरे खाने की तैयारी लिख सकते हो। सबसे पहले खीरे को धोएंगे, उसके बाद इसको काटेंगे, सलीके से रखेंगे, नमक मिर्च बुरकेंगे, और फिर खीरा हमारे लिए खाने को तैयार, ऐसे करके।
तो बेटा ये अपने आप करना है 5वां क्वेश्चन। छठा है, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उसकी सनक कहा जा सकता है, सन की सनक। और अपने नवाबों की और भी सनकों के बारे में, शोक के बारे में पढ़ा होगा, लिखो। तो सनक के बारे में बताओ। हाँ, हमने अवश्य नवाब साहब की सनक की भांति कुछ अन्य नवाबों की सनक और शोक भी याद है। इस प्रकार की सनक रखने वाले एक नवाब हुए हैं वाजिद अली शाह, जिनका जिक्र मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी शतरंज के खिलाड़ी में किया है। कहने को तो उन्हें शतरंज खेलने का शौक था, नाच गाने का भी शौक था, परंतु उनका शतरंज का शौक तो सनक की सीमाओं का भी पार कर गया, उल्लंघन कर गया। उनकी यह सनक न केवल उनकी रियासत की बर्बादी का कारण बनी, अपना राज्य गंवाया, अपितु वे अपनी इस सनक के चलते ही अपने व अपने मित्रों के घात का कारण बने। घात, निशाना। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, पॉजिटिव रूप? सनक अगले वाले छठे क्वेश्चन में देखिए, सनक का खराब, अति में जाना। एक सनक पॉजिटिव भी हो सकती है, और ऐसी सनक का उल्लेख कर। तो बेटा ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। सनक सवार हो जाना मुहावरा है, धुन का पक्का होना, जुनून छा जाना। जो व्यक्ति धुन के पक्के होते हैं वे लोग जिस रास्ते पे चलते हैं जब तक नहीं रुकते, जब तक उन्हें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक चलते रहेंगे जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ऐसी सनक सकारात्मक होती है, बढ़िया, और उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। आचार्य चाणक्य को ले लो, जिन्होंने राजा नंद का समूल नाश कर उनकी जगह किसी योग्य शासक को राजगद्दी पर बैठाने की सनक सवार हुई। इस रास्ते में अनेक बाधाएं आई, उनकी चिंता किए बिना उन्होंने एक सामान्य बालक को ही राजा बनाने का प्रण लिया, और वही हुआ जो चाणक्य चाहते थे। उस सनक का परिणाम सकारात्मक ही निकला। तो हम काफी उत्तर दे सकते हैं, तो ये हो सकते हैं बेटा। अब इसमें एक प्रश्न है कि लेखक ने नवाब साहब के खीरे खाने के आग्रह को क्यों नकार दिया, जबकि उसके मुंह में पानी आ रहा था। लेखक की इच्छा भी थी, फिर मना कर दिया। क्योंकि कारण है, नंबर 1, लेखक में स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ था। एक बार मना कर दिया ना तो मना ही कर दिया, स्वाभिमान की भावना को ठेस ना पहुंचे। दूसरा कारण, नवाब साहब के अचानक हुए भाव परिवर्तन को देखकर लेखक चौंक गया। पहले क्यों नहीं उसने संगति दिखाई, उत्साह क्यों नहीं दिखाया, हाथ क्यों नहीं मिलाया? अचानक लास्ट में ऐसा क्या आ गया? इसलिए भाव परिवर्तन को देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। एक आत्म सम्मान बनाए रखने के लिए, एक बार जब मना कर दिया ना तो आत्म सम्मान बनाने के लिए। धन्यवाद।